So welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. First issue is when is a political party recognized as a national party in India. Second issue is power and functions of ED and CBI. Third issue is related to NATO. Fourth issue is fundamentals of Indian economy. So let's discuss all the issues in detail. When a political party recognized as a national party in India. इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज पार्टीज एज नेशनल और स्टेट लेवल बेस्ड ऑन देयर इलेक्टोरल परफॉर्मेंस इन जनरल इलेक्शंस अंडर क्राइटेरिया डिफाइंड इन द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में डिफाइन किए गए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनके जनरल इलेक्शन में इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बेस पर नेशनल और स्टेट लेवल रिकॉग्निशन गिवन करता है। क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी स्टेटस। नेशनल पार्टी स्टेटस के लिए क्या क्राइटेरिया है? अ पार्टी मस्ट मीट एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस। यहाँ पर 3 कंडीशंस गिवन है। इनमें से किसी भी एक कंडीशन को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है देन उसको नेशनल पार्टी स्टेटस गिवन किया जा सकता है। Number 1, vote and seats. Secure at least 6% of valid vote in 4 or more states in the Lok Sabha or Assembly election and win at least 4 Lok Sabha seats. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में वैलिड वोट का 6% अगर सिक्योर होता है एंड 4 लोकसभा सीट एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट अगर वो विन करती है देन उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस गिवन किया जा सकता है। नंबर 2, लोकसभा सीट्स कंडीशन। विन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर 3 डिफरेंट स्टेट से अगर 2% लोकसभा सीट विन करती है इट मीन्स एटलीस्ट 11 सीट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा की विन करती है देन उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस गिवन किया जा सकता है। State recognition. Be recognized as a state party in 4 or more state. 4 और more state में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन गिवन किया जाता है देन वो पार्टी भी नेशनल पार्टी हो सकती है। यहाँ पर इन 3 कंडीशंस के बेस पर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस गिवन किया जा सकता है। क्राइटेरिया फॉर स्टेट पार्टी स्टेटस। स्टेट पार्टी स्टेटस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गिवन करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? अ पार्टी मस्ट मीट एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस इन अ स्पेसिफिक स्टेट। नंबर असेंबली परफॉर्मेंस। सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन दैट स्टेट्स असेंबली। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट विन करती है एंड असेंबली में 2 सीट्स अगर उसने विन की है देन उस पार्टी को स्टेट स्टेटस गिवन किया जाएगा। लोकसभा परफॉर्मेंस। सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स एंड विन एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर लोकसभा में 1 सीट है एंड 6% उसने वोट सिक्योर किया है देन उस पार्टी को भी स्टेट पार्टी स्टेटस गिवन किया जा सकता है। असेंबली सीट्स। विन एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल सीट्स इन असेंबली। असेंबली में टोटल असेंबली सीट्स का 3% सीट्स अगर विन करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी देन उसको भी स्टेट पार्टी स्टेटस गिवन किया जा सकता है। लोकसभा रिप्रेजेंटेशन। हैव एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 MP अलॉटेड टू दैट स्टेट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी पर्टिकुलर स्टेट में अलॉट किए गए ऑल एमपीज का अगर 4% इट मीन्स अगर 25 एमपीज पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक एमपी रिप्रेजेंट करता है देन उसको भी उस पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स पोल परफॉर्मेंस।
The Election Commission of India primarily assess performance in the latest general election. लेटेस्ट जनरल इलेक्शन में परफॉर्मेंस के बेस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी के परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टेट और नेशनल पार्टी स्टेटस गिवन करती है। जनरल इलेक्शन मीन्स लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं, यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा है, उस परफॉर्मेंस के बेस पर ही उस पार्टी को स्टेट और नेशनल रिकॉग्निशन गिवन किया जाता है। क्वेसी जुडिशियल रोल, it acts quasi-judicially to settle disputes and applies rules from the Election Symbol Order 1968. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेसी जुडिशियल रोल भी प्ले करती है। इट मीन्स इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेसी जुडिशियल रोल अपना प्ले करती है। लेवल प्लेइंग फील्ड, recognition ensure a level playing field with privilege like reserved symbol and campaign benefit distinct from unregistered parties. स्टेट लेवल और नेशनल लेवल स्टेटस गिवन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेवल प्लेइंग फील्ड पार्टीज के लिए प्रिपेयर करता है। और इस तरह का स्टेटस अगर पार्टीज को गिवन किए जाते हैं, देन उन्हें कैंपेन बेनिफिट या फिर रिजर्व सिंबल प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी से डिफरेंट होते हैं। हाउ मैनी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया नाउ? प्रेजेंट में इंडिया के अंदर कितनी स्टेट लेवल पार्टी हैं, कितना नेशनल लेवल पार्टी हैं? की नंबर्स, अप्रोक्सीमेट एज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपडेट अराउंड मार्च 2024। मार्च 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल नेशनल पार्टीज 6 रही हैं, स्टेट पार्टी अराउंड 58 हैं, अनरिकॉग्नाइज पार्टी ओवर 2700 हैं। मेजर नेशनल पार्टीज कौन कौन सी रही हैं? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। The Election Symbol Reservation and Allotment Order 1968 is a key election commission of India regulation under Article 324 of the Constitution, governing election symbol in India by classifying them as reserved or free. The Election Symbol Reservation and Allotment Order 1968 के according Election Commission of India पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सिंबल गिवन करता है एंड उन पार्टीज उन सिंबल्स को रिजर्व्ड और फ्री के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। रिजर्व मीन्स फॉर रिकॉग्नाइज पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टीज के लिए रिजर्व सिंबल होता है, जबकि अदर पार्टीज के लिए ये फ्री सिंबल होता है। इट डिफाइंस क्राइटेरिया फॉर नेशनल स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन एंड इंश्योरिंग फेयर सिंबल एलोकेशन टू कैंडिडेट फॉर क्लैरिटी एंड प्योरिटी इन द इलेक्शन। इलेक्शंस में क्लैरिटी एंड प्योरिटी इंश्योर करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पर फेयर सिंबल अलॉट किए जाते हैं। In this session, we will discuss power and functions of ED and CBI. About ED, Enforcement Directorate, established on May 1, 1956. ED 1 May 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। ऑपरेट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये ऑपरेट होता है। हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ED primarily enforces prevention of money laundering at 2002, foreign exchange management at 1999, and fugitive economic offenders at 2018. इंडिया में कुछ स्पेशल एक्ट को ED के थ्रू इन्फोर्स किया गया है, सच एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एट 1999, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एट 2018। इन सभी एक्ट को यहाँ पर ED के थ्रू ही इन्फोर्स किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है?
appointed by central government on the recommendation of a committee chaired by CBC। सीबीसी के द्वारा चेयर की गई एक कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। टेन्योर, द इनिशियल टेन्योर इज 2 years with possibility of up to 3 annual extensions for a maximum of 5 years। ईडी के ऑफिसर्स का जो इनिशियली टेन्योर हुआ करता था 2 years हुआ करता था, बट अब 5 years तक इस टेन्योर को 3 annual एक्सटेंशन तक यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। ऑफिसर्स ऑफ ईडी, इन ईडी रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज डन डायरेक्टली एंड बाय ड्रॉइंग ऑफिसर्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ईडी के ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऑफिसर्स को ड्रॉ करके किया जाता है। इट कंप्राइजेज ऑफिसर्स ऑफ आईआरएस, आईपीएस एंड आईएएस, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर्स एंड पुलिस। ईडी के ऑफिसर्स आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स से ही यहाँ पर ड्रॉ किए जाते हैं। रीजनल ऑफिसेस, ईडी हैज 5 regional offices at मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली, हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट। इंडिया में ईडी के 5 regional offices हैं जो कि स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के द्वारा हेड किए जाते हैं। ये 5 लोकेशन मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली है। फंक्शंस ऑफ ईडी, मेन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज द मेन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंक्शंस इन स्टेट कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया। ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ED is a multidisciplinary organization mandated with investigation of offenses of money laundering and violations of foreign exchange law। ED एक मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। फॉरेन एक्सचेंज लॉ का अगर वायलेशन होता है इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ईडी ही करती है। व्हाट इज सीबीआई? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, Primary Investigation Police Agency। CBI is the primary investigation police agency in India, which provide assistance to the Central Vigilance Commission and Lokpal। CBI इंडिया की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल को असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। Drive its power to investigate from the Delhi Special Police Establishment at 1946। It is not a statutory body, but drive its power to investigate from the Delhi Special Police Establishment at 1946। ईडी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एट 1946 के अकॉर्डिंग इसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर मिला हुआ है। CBI functions under the Superintendence of the Department of Personnel, Ministry of Personnel, Pension and Public Grievance, Government of India, which fall under the Prime Minister's Office। CBI अपने सभी फंक्शंस को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पब्लिक ग्रीवेंस इसका एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अकॉर्डिंग ही सीबीआई फंक्शंस रन करती है। Coordinate investigation on behalf of Interpol Member Council। CBI is also the nodal police agency in India which coordinates investigation on behalf of Interpol member countries। High conviction rate, its conviction rate is as high as 65 to 70% and it is compared with the best investigation agencies in the world। CBI का कॉन्विक्शन रेट हाई है, 65 to 70% तक इसका कॉन्विक्शन रेट है। यही वजह है कि वर्ल्ड की ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में आती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हाउएवर सुपरिटेंडेंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वेस्ट विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आने वाले ऑफेंसेस को सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करती है देन ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सुपरिटेंडेंस में वर्क करती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एट 1941।
In British India, during the period of World War II, a special police establishment was constituted in 1941 in the Department of War of the British India to inquire into allegations of bribery and corruption in war-related procurement. Uh, ब्रिटिश इंडिया के ड्यूरिंग स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरिंग इंडिया में एक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हुआ करता था। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया था बिकॉज इंडिया में कुछ प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड करप्शंस एंड ब्रेबरी से रिलेटेड एलिगेशंस को इंक्वायर करने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया था। 1941 में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। Delhi Special Police Establishment Act 1946. Later, it was legalized as an agency of the Government of India to investigate into allegations of corruption by enacting the Delhi Special Police Establishment Act 1947. स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक लीगलाइज एजेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया सो दैट इंडिया में करप्शन से रिलेटेड एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। साथ ही 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही ब्रिटिश इंडिया के ड्यूरिंग का स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो था उसको अब इंडिया का एक लीगल एजेंसी बना दिया गया। CBI was recommended by Santhanam Committee. The establishment of the CBI was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption in 1962-64। 1962 में इंडिया में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए संतनाम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। संतनाम कमेटी ने सीबीआई के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशंस गिवन किए। In 1963, the CBI was established by the Government of India to investigate serious crimes related to defense of India, corruption in high places, serious fraud, cheating and embezzlement, and social crime, particularly of hoarding, black marketing, and profiteering in essential commodities, having all India and interstate ramifications। 1963 में संतराम कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीआई इस्टेब्लिश किया सो दैट इंडिया में डिफेंस ऑफ इंडिया से रिलेटेड करप्शंस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। करप्शन इन हाई प्लेसेस, सीरियस फ्रॉड, चीटिंग, एम्बेजलमेंट एंड सोशल क्राइम, इन सभी से रिलेटेड इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर सीबीआई इस्टेब्लिश किया गया। CBI scope broadened. Later on, CBI started investigations in conventional crimes like assassinations, kidnappings, hijacking, crimes committed by extremists, etc. बाद में सीबीआई के स्कोप को ब्रॉड कर दिया गया। अब इसको कुछ कॉन्वेंशनल क्राइम्स सच एज असैसिनेशन, किडनैपिंग, हाईजैकिंग क्राइम्स कमिटेड बाय एक्सट्रीमिज्म, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने का पावर गिवन किया गया। हाउ इज डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंटेड? सीबीआई का डायरेक्टर किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीबीआई के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर सीबीआई का डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का ऑफिसर होता है। Till 2014, the CBI director was appointed on the basis of the DSPE Act 1946। 2014 तक सीबीआई के डायरेक्टर को DSPE Act 1946 के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया जाता था। DSPE एक्ट में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। In 2014, the Lokpal Act provided a committee for appointment of CBI director। 2014 में लोकपाल ने एक सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी यहाँ पर प्रोवाइड की। कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। कमेटी वाज हेडेड बाय पीएम, अदर मेंबर्स लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड सीजेआई। इस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, एलओपी एंड सीजेआई इंक्लूड होते हैं। होम मिनिस्ट्री सेंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले होम मिनिस्ट्री एलिजिबल
कैंडिडेट फॉर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके नेम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के बिफोर प्रपोज करती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग prepare the final list on a basis of seniority, integrity, and experience in the investigation of anti-corruption cases and send it to the committee. DOPT इसके बाद सीनियरिटी एंड इंटीग्रिटी के बेस पर फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करता है। ऐसे पर्सन्स का यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है जो कि एंटी करप्शन केसेस के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस रखते हैं। सीनियरिटी एंड इंटीग्रिटी को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ये जो फाइनल लिस्ट होती है, ये कमेटी के बिफोर सेंड की जाती है डीओपीटी के द्वारा। टेन्योर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 इयर्स टेन्योर बाय सीबीसी एक्ट 2003। सीबीआई के जो डायरेक्टर्स होते हैं 2 इयर्स का यहाँ पर टेन्योर गिवन है। सीबीसी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग इन्हें टेन्योर गिवन किया गया है। टेन्योर एक्सटेंशन in November 2021, the President promulgated two ordinances to allow the Center to extend the tenure of the directors of the CBI and Enforcement Directorate from 2 years to up to 5 years. 2021 में प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस यहाँ पर 2 ऑर्डिनेंसेस इशू करता है और इन ऑर्डिनेंसेस के थ्रू सीबीआई डायरेक्टर एंड ईडी के डायरेक्टर्स का यहाँ पर टेन्योर 2 ईयर से 5 ईयर किया जाता है। टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय सीबीआई, सीबीआई किस टाइप के केसेस को हैंडल करता है। नंबर 1 केसेस रिलेटेड टू करप्शन, सीबीआई इन्वेस्टिगेट द केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, करप्शंस और कॉर्पोरेशंस और बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड केसेस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। इट मीन्स किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट यस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉरपोरेशंस और बॉडीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, इन सभी के अंदर ऑफिसर के द्वारा अगर कोई करप्शन कमिट किया जाता है देन सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करती है। नंबर 2 इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक क्राइम्स, इट इन्वेस्टिगेट मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स एंड सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड including crimes related to fake Indian currency notes, bank fraud and cyber crime, import, export and foreign exchange violations, large-scale smuggling of narcotics, antique, cultural property and smuggling of other contraband items, etc. कुछ इकोनॉमिक क्राइम्स स्पेशली यहाँ पर फाइनेंशियल स्कैम, serious economic fraud such as related to fake Indian currency notes, bank fraud, cyber crime, import, export, and foreign exchange violation, large scale smuggling of narcotics, antique cultural property, smuggling of other contraband items, इनसे रिलेटेड इश्यूज को इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा किए जाते हैं। नंबर 3 इंक्वायरी एंड स्पेशल क्राइम्स, कुछ स्पेशल क्राइम से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकता है। It investigated serious and organized crime under the IPC and other laws on the request of state government or on the order of Supreme Court and High Courts, such as the cases of terrorism, bomb blast, kidnapping for ransom, and crime committed by the mafia underworld. आईपीसी के अंडर आने वाले कुछ ऑर्गेनाइज एंड सीरियस क्राइम को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर सीबीआई इंक्वायरी की अगर डिमांड करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, देन सीबीआई यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, स्पेशली टेररिज्म से रिलेटेड, बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड, किडनैपिंग से रिलेटेड, इन सभी केसेस का इंक्वायरी सीबीआई कर सकता है। नंबर हो सुयो मोटो केसेस, सीबीआई कैन सुयो मोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन द यूटी। सीबीआई को सुयो मोटो का भी राइट है और ओनली यूटी में ही सुयो मोटो एक्शंस टेकिंग कर सकता है। प्रायर कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कराना चाहती है, देन इसको पहले स्टेट गवर्नमेंट से consent टेकिंग करना होगा. Not need prior consent of the concerned state government. The Supreme Court and High Court, however, can order CBI to investigate a crime anywhere in country without the consent of state. सीबीआई या फिर हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर सीबीआई से इंडिया के किसी भी पार्ट में इन्वेस्टिगेट कराना चाहती है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर इंक्वायरी कराना चाहती है, देन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन टेकिंग करने की नीड नहीं होता है. बट सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह की इंक्वायरी के लिए स्टेट से पहले कंसेंट टेकिंग करना होगा. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अबाउट नाटो definition: an intergovernmental military alliance of 32 countries from North America and Europe. नाटो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के अबाउट 32 कंट्रीज का एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है. एस्टेब्लिशमेंट: founded on April 4, 1949 by signing of North Atlantic Treaty, also known as the Washington Treaty. 1990 1949 में नाटो का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और इसके लिए एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन की जाती है, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन ट्रीटी. हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम. नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है. मेन ऑब्जेक्टिव: टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, प्राइमरली सर्विंग एज अ डेटरेंट अगेंस्ट एग्रेशन. ओरिजिनली फ्रॉम द सोवियत यूनियन. नाटो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इसके मेंबर कंट्रीज को एग्रेशन के अगेंस्ट एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करना है. स्पेशली सोवियत यूनियन से इसके मेंबर्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया. की प्रिंसिपल्स ऑफ नाटो: collective defense, Article 5. This is the alliance cornerstone. It states that the armed attack against one member is considered an attack against all. कलेक्टिव डिफेंस इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है और नाटो अलायंस का ये एक कॉर्नर स्टोन है. नाटो का किसी भी वन मेंबर के ऊपर अगर अटैक होता है, देन उसको नाटो के ऊपर अटैक कंसिडर किया जाएगा. फैक्ट: Article 5 has been invoked only once after the 9/11 attack in 2001. Open door policy: any European country want to contribute to the security of the North Atlantic area can be invited to join. कोई भी यूरोपियन कंट्री अगर चाहता है कि वो नॉर्थ अटलांटिक एरिया में सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो नाटो ज्वाइन कर सकता है. इट मीन्स ओपन डोर पॉलिसी नाटो के अंदर है. Membership: current total 32 members. Recent entered: Finland joined in April 2023 and Sweden joined in 2024. Founding member: 12 इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं. बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके एंड यूएसए. Consensus decision making: all NATO decisions are reached by consensus among all member states. नाटो के अंदर जो भी डिसीजंस मेकिंग किए जाते हैं वो ऑल मेंबर के कॉन्सेंसस के बेस पर मेकिंग किए जाते हैं. स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ऑफ नाटो: नाटो का स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस क्या है? इंडिया एंड नाटो: इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, हाउएवर इट मेंटेन अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग विद द अलायंस इन 2019. इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया नाटो के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करता है. इंडिया ने नाटो के साथ पहली जो पॉलिटिकल डायलॉग कंडक्ट किया 2019 में किया. नाटो प्लस, अ टर्म फॉर अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट दैट वुड इंक्लूड नाटो एंड 5 मेजर एलीज: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया. नाटो प्लस एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है. इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अंदर नाटो प्लस
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। चैलेंजेस: NATO's eastward expansion is a major geopolitical flashpoint cited by Russia as a reason for its invasion of Ukraine. नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन एक मेजर जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है। यही वजह है कि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया। इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया: नाटो जिस तरह से ईस्टवर्ड अपने पावर को एक्सपेंस कर रहा है, क्या इसका इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? अपॉर्चुनिटीज: एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन। नाटो जिस तरह से अपने एक्सपेंशन को बूस्ट कर रहा है, इससे इंडिया के लिए वेरियस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर शो हो रही हैं। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग में यहाँ पर इंडिया को बूस्ट मिल सकता है। इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। चैलेंजेस: पोटेंशियल स्ट्रेन ऑन इंडिया रशिया टाइज, प्रेशर टू जॉइन वेस्टर्न सैंक्शंस एंड रिस्क टू इंडियाज पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नाटो और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो स्टेबल नहीं हैं। नाटो एक्सपेंशन की वजह से इंडिया रसिया टाइज पर स्ट्रेन आ सकता है। साथ ही इंडिया को वेस्टर्न सैंक्शंस को ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जा सकता है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी इसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। Important terminology related to NATO. Article 4 allow members to bring any issue of concern to the North Atlantic Council for discussion. नाटो का कोई भी मेंबर अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी थ्रेट अगर फील करता है तो इस तरह के इश्यूज को नाटो के नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल में वो डिस्कशन के लिए लेकर जा सकता है। आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग Warsaw Pact, the Soviet-led collective defense treaty, created as a direct response to West Germany joining NATO. नाटो ने नाटो के रिस्पॉन्स में यहाँ पर सोवियत लीड कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी 1955 में कंडक्ट की गई, विच इज ऑल्सो नोन एज वार्सो पैक्ट। व्हाट आर फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी? 8 pillars of economics for UPSC. Number 1, fundamentals of economics. Number 2, microeconomics and macroeconomics. Number 3, national income accounting. Number 4, monetary policy and banking. Number 5, fiscal policy and public finance. Number 6, inflation and employment. Number 7, external sector. Number 8, economic development versus growth. Number of fundamentals of economics. इसमें हम स्केर्सिटी एंड चॉइस के बारे में पढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसी के अंडर स्टडी किया जाता है। स्केर्सिटी एंड चॉइसेस: रिसोर्स आर फाइनाइट व्हाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट दीज स्कार्स रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। पूरे अर्थ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं जबकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। इकोनॉमिक्स में इसी चीज़ का स्टडी किया जाता है कि सोसाइटीज किस तरह से इन लिमिटेड रिसोर्स को एलोकेट करती है सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट: द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Production, distribution, and consumption. These are the three primary economic activities. किसी भी इकोनॉमी में मेनली 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। इसी के अंदर यहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन इंक्लूड किया जाता है। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स: पॉजिटिव इकोनॉमी डील विद व्हाट इज while normative economy deal with what ought to be। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट इज इट मीन्स फैक्चुअल को डील किया जाता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट आउट टू बी इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड डील किया जाता है।
नंबर मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स रिलेटेड टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स एंड स्पेसिफिक मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स एंड स्पेसिफिक मार्केट पर फोकस किया जाता है, सच एज हाउस होल्ड बेस पर, फर्म बेस पर फोकस किया जाता है। की कंसेप्ट इंक्लूड द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी, मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई स्टडी करना होता है, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल, focusing on aggregate like national income, inflation, unemployment and government policy। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होल इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है, स्पेशली नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। नंबर 3 नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दिस इज क्रूशियल फॉर गॉजिंग इकोनॉमिक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। इकोनॉमिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी स्पेसिफिक पीरियड में किसी कंट्री के बॉर्डर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं उसका मार्केट वैल्यू जो होता है, दिस इज नोन एज जीडीपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, टोटल वैल्यू प्रोड्यूस बाय कंट्रीज रेसिडेंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। कंट्री रेसिडेंट के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसका टोटल वैल्यू जीएनपी होता है। इसमें अ, अ, ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा रेसिडेंट कहाँ पर लोकेटेड है। इट मीन्स वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन रेसिडेंट लोकेटेड है उसके द्वारा भी जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी वैल्यू भी जीएनपी के अंडर काउंट होती है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल। जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, दिस इज नोन एज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड adopted by India for sectoral analysis, it is the value of output minus the value of intermediate consumption। सेक्टोरल एनालिसिस के लिए इंडिया में जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड को एडॉप्ट किया गया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस किया जाता है देन जीवीए फाइंड किया जा सकता है। रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन यूजिंग अ जीडीपी डिफ्लेक्टर, प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट ग्रोथ मेजर। नंबर 4 मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, regulated by the Reserve Bank of India to ensure price stability and economic growth। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग रेगुलेट किया जाता है सो दैट प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। मनी सप्लाई कैटेगराइज इनटू एग्रीगेट लाइक M1 नैरो मनी, M3 ब्रॉड मनी। पॉलिसी टूल्स रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई लैंड टू द कॉमर्शियल बैंक। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लैंडिंग करता है। रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच बैंक पार्क फंड विद आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट जो होता है ये वो रेट होता है जिस पर वेरियस बैंक आरबीआई को यहाँ पर फंड्स का पार्क करते हैं। कैश रिजर्व रेशो, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई। सभी बैंक को कुछ परसेंटेज आरबीआई के साथ रखना होता है, दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशो। स्टेजरी लिक्विडिटी रेशो SLR, लिक्विड एसेट्स बैंक मस्ट मेंटेन देमसेल्व्स। बैंकिंग इशू, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से रिलेटेड है। बेसल नॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड इश्यूज है सच एज यूपीआई, पीएम जनधन योजना। नंबर 5 फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, इन्वॉल्व गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस के अंदर
गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को इन्वॉल्व किया जाता है। बजटिंग कंपोनेंट इंक्लूड द रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। बजट के अंदर रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट से रिलेटेड कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट द गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट के बिटवीन जो गैप होता है दिस इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। हाई डेफिसिट कैन लीड टू इन्फ्लेशन। हाई डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, legislation aimed at ensuring fiscal discipline and reducing deficits. Taxation include direct tax and indirect tax. Taxation के अंदर direct tax such as income tax and indirect tax such as GST include होता है. Concept like tax expenditure and progressive taxation are key. Number 6, inflation and unemployment. इन्फ्लेशन टाइप डिमांड पुल। इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड स्कूफ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर एक्सेस डिमांड होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। एंड स्कूफ्लेशन के अंडर प्राइस राइज इन स्पेसिफिक सेक्टर इंक्लूड होता है। मेजरमेंट प्राइमरली वी आर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट किया जाता है वो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई के थ्रू किया जाता है। फिलिप्स कर्व illustrate the historical inverse relationship between unemployment and inflation. अनएम्प्लॉयमेंट टाइप स्ट्रक्चरल। इंडिया में अलग अलग टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है सच एज स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल एंड डिसगाइज्ड। स्ट्रक्चरल में स्किल गैप, साइक्लिकल इकोनॉमिक डाउनटर्न, फ्रिक्शनल बिटवीन जॉब्स एंड डिसगाइज्ड कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर। डिसगाइज्ड टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर में कॉमन है। नंबर 7, एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट record of all economic transactions between a resident of a country and rest of the world। कंट्री का रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल के बिटवीन जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट डील विद ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट डील विद इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ रुपीज वैल्यू थ्रू मार्केट फोर्सेस और मैनेज इंटरवेंशंस। नंबर 8, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी में जब क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है दिस इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इंक्लूडिंग लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन measured by indices like human development index, multi-dimensional poverty index and green GDP। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर अगर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होता है इसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर किया जाता है। साथ ही कुछ इंडिसेस लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड ग्रीन जीडीपी इन सभी के थ्रू यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है।